चलो भाई, तो इतना तो अपन सब लोग जानते हैं, एवरीबॉडी नोज दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 में बना हुआ है। ठीक है ओम, हाँ सर। देख, पार्टनरशिप भी तेरा चालू हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कंपनीज खत्म होने वाला है तेरा। ठीक है, हाँ। और एलएलबी भी अपन ने काफी कुछ कर लिया था, क्वेश्चंस एक बार अलग से देख लेंगे। ये तेरा चौथा चालू हो रहा है पार्टनरशिप। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो तेरा पार्टनरशिप भी ओवर द टाइम 15-20 दिन में फिनिश हो जाएगा। और पैरेलली अब अपन कंपनीज के बाद में, कंपनीज के क्वेश्चन करने के बाद में 3-4 दिन में अपन फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो तेरा लास्ट टॉपिक है वो अलग से उठा लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। कोर्स हो जाएगा अगेन एंड अगेन। दिसंबर के लिए रिवीजन करना रहेगा तेरे को बस। चलिए, सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, देखो, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ये हम लोग ने फिनिश कर दिया है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे कोर्स में नहीं है अभी, ये सीए इंटर में आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। ठीक है, ये 5 आपको वहां पर पढ़ने रहेंगे। ठीक है सर। इसके अलावा जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ब्रेकेज करते हैं तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट से सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड प्रोविजंस भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही आते थे। सेल ऑफ गुड्स, गुड्स मींस हमने गुड्स को क्या माना है इधर, मूवेबल आइटम्स। मूवेबल आइटम्स, बेंच हो गई, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ऐसे जो जो भी मूवेबल आइटम्स हैं उनको हम लोग गुड्स मानते हैं अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, गुड्स की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, जब से सोगा करेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले कोई एक सेलर एक चीज बेच रहा है और बायर उस चीज को खरीद रहा है, तो उनके बीच में खरीदने और बेचने के लिए क्या एग्रीमेंट होता था रे, कॉन्ट्रैक्ट बनता था उनके बीच में। किसी गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए क्या बनता था, कॉन्ट्रैक्ट बनता था। तो किसी चीज को खरीदने और मूवेबल आइटम को खरीदने और बेचने के प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट ही था। तो किस में कवर हो रहे थे सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर हो रहे थे। ठीक है सर। लेकिन बाद में जब देखा गया कि अपने आप में बिजनेस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट इसी को लेके बनने लग गए और ये स्पेशलाइज्ड फील्ड जैसे बन रहे हैं और इसके लिए अलग लॉ की जरूरत है, तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा दिए गए, सेल ऑफ गुड्स के, और एक नया एक्ट बनाया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यानी कि इसकी जड़ें किस में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक सेक्शन बोलता है, आई थिंक इट इज सेक्शन नंबर 3, दैट सेल ऑफ गुड्स के जो ट्रांजैक्शन है उस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस भी लगेंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस भी लगेंगे। जैसे कि जो सेलर और बायर है वो कम से कम दोनों मेजर एजेड पर्सन होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, दोनों को एक दूसरे को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देना है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस भी लगेंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी प्रोविजंस लगेंगे। ठीक है सर। तो लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट बेस्ड किस पे है सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ही बेस्ड है। ठीक है सर। इसी तरीके से पार्टनरशिप, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो पार्टनरशिप क्रिएट हो रही है, तो वो भी क्या है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे धंधा होगा, कौन कौन पार्टनर्स होंगे, कौन कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, लॉस लॉस बियरिंग रेशो क्या होगा, कौन एक्टिव पार्टनर होगा, कौन वर्किंग पार्टनर होगा, किसके जिम्मे क्या चीज होगी। तो इन पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनता था। जब देखा कि बिजनेस वर्ल्ड में आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा मतलब देखो कंपनी है, बहुत सारी बातें हैं, पार्टनरशिप भी का भी फुल बोलबाला बढ़ गया और ये अपने आप में स्पेशलाइज्ड फील्ड जैसे डेवलप हुई, तो पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाए गए और एक नया एक्ट बन गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है सर, जड़े कहां पर है, इसी में है। ठीक है, तो आज हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टार्ट करते हैं। करें भाई चालू।
अब इसमें मेजरली आपके मेरे ख्याल से 3 या 4 चैप्टर ही हैं, 3 ही होने चाहिए, 3 या 4, तो उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपके। लंबे हैं, इम्पोर्टेंट है, और ध्यान से पढ़ना क्योंकि बहुत ही गूगली क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, तो ध्यान से पढ़ना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब वर्ड इंडियन क्यों लगा हुआ है इसमें? वाई इंडियन? क्योंकि ये इंडिया का है इसलिए, अमीश नायर? हाँ सर। ये इंडिया में लगता है इसलिए इस पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है? अरे कुछ तो सर बोल। वही होना चाहिए सर। हाँ, सर वही होना चाहिए। वही होना चाहिए। क्या लॉ में फट्टे नहीं चलते हैं रे? मानस अग्रवाल, हाँ सर। इसमें वर्ड इंडियन क्यों लगाया जा रहा है? सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से डिराइव हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कोई एक्ट नहीं है। पहले तो तूने अपना खुद का ही बना दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अंदर आ रहा है, कुछ भी बना दिया। मतलब तू तो इससे भी बड़ा फट्टेबाज निकला। मैंने एक्ट बोला ही नहीं सर, मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला सिर्फ। मेरे को एक्ट सुनाई दे गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा फट्टा है। मतलब कुछ नहीं सूझा तो यही बोल देते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सारे लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अंडर ही बनने चाहिए रे। ठीक है, मैंने तो ये पूछा कि वर्ड इंडियन क्यों आ रहा है इसमें। जिग्नेश, बिकॉज ये लॉ ब्रिटिश टाइम से बना हुआ है इसलिए। हाँ ब्रिटिश टाइम से बना हुआ है तो क्या? सर तो उसके इंडिया के लॉ, ब्रिटिश और इंडिया के लॉ में डिफर करने के लिए इसमें आगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगाया। बिल्कुल सही बोल रहा है जिग्नेश कि सर इसका ईयर तो देखो, कौन से ईयर में बना हुआ है ये? सर 1932 में बना हुआ है। तो उस समय किसका रूल था इंडिया में? सर ब्रिटिशर्स का था। ठीक है, तो सर उनके खुद के यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलता था या फिर पार्टनरशिप एक्ट चलता था, और इंडिया में उन्होंने जो लागू किया, उसको दोनों को डिफरेंशिएट करने के इसके आगे वर्ड के लिए इसके आगे वर्ड इंडियन लगा दिया, इसलिए इसके आगे वर्ड इंडियन आ रहा है। इसी तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका भी रीजन यही है। खुद के यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा था और हमारे यहाँ पर जो चल रहा था, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए वर्ड लगा दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब बना है सर? सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना हुआ है सर 1930 में। तो सर उसमें वर्ड इंडियन क्यों नहीं आ रहा है? इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बताइए। निनाद ये तू बताएगा मेरे को। सर पता नहीं। क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्टली निनाद जोर से बोल, समझ नहीं आ रहा है। सर एग्जैक्टली आइडिया नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बोलते हैं, उसमें वर्ड इंडियन क्यों नहीं यूज लिया गया? वो भी तो आजादी के पहले का ही बना हुआ है। ये निनाद मैंने तेरे को और अर्णव को बताया हुआ है। अर्णव सिंह, यस सर। बताओ भाई क्या कारण है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वर्ड इंडियन नहीं आ रहा है, जबकि वो भी आजादी के पहले का बना हुआ है। सर आपने बोला था कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही मतलब उसका रूट है वो, तो इसीलिए उसमें वापस नहीं लगाया। यार लोग मेरे नाम से है ना, बुरा मत मानना, लोग मेरे नाम से है ना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैंने ऐसा बोला था। भाई मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था। मैंने आपको ये बोला था कि इसमें भी पहले वर्ड इंडियन यूज लिया गया था, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लेकिन इन द ईयर 1960 इसके नाम में अमेंडमेंट किया गया और इंडियन हटा दिया गया। जबकि इन दोनों एक्ट्स में आज भी कंटिन्यू कर रहा है। सीम्स इलॉजिकल पर यही हुआ है। 1960 में आजादी के बाद में इसमें से वर्ड इंडियन हटा दिया, इन दोनों में आज भी कंटिन्यू कर रहा है। तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते, जो है वही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसका कारण मैंने आपको बता दिया।
चलिए, अब ये एक्ट जो है पार्टनरशिप जो इंडिया में होती है उसको गवर्न करता है, यस सर हम सब जानते हैं। पर यार देखने वाली बात ये है कि इंडिया में पार्टनरशिप जो है उसके ऊपर दो लॉज आ गए हैं। एक तो आ गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है भाई, और दूसरा आ गया है लिमिटेड लाइबिलिटी, ये आपका ये एक्ट भी है आपके कोर्स में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, एलएलपी एक्ट 2008। पार्टनरशिप को, एक ही चीज को दो दो एक्ट कैसे गवर्न कर सकते हैं? एक ही चीज को दो दो एक्ट कैसे गवर्न कर सकते हैं? क्या समझ आया? ये दो एक्ट क्यों है? ये कैसी पार्टनरशिप है और ये कैसी पार्टनरशिप है? नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। यस जीत पटेल। सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिमिटेड लायबिलिटी एब्सेंट है। लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट ही नहीं है इधर। जो पार्टनर्स हैं, जिन पार्टनर्स ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है, उन पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। बिल्कुल सही बोला। यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म अपनी देनदारियां नहीं चुका रही है तो इन पार्टनर्स के घर का पैसा भी बेच के, घर बार बेच के पार्टनरशिप फॉर्म की देनदारियां चुकाई जाएंगी। जबकि इधर नाम में आंसर छुपा हुआ है कि पार्टनर्स की सर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। क्लियर है ना? तो इससे हमें एक बात और क्या समझ में आती है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है एलएलपी में और पार्टनरशिप जो 1932 के अंडर बनी हुई है। क्या डिफरेंस है? इन द पार्टनरशिप, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो एक पार्टनरशिप फॉर्म हुई है, द पार्टनरशिप फर्म एंड द पार्टनर्स आर वन एंड द सेम। The partnership firm is not a separate legal entity. The partnership firm is not a separate legal entity. The partnership firm is not separate from partners. They are considered as one and the same. तो इस firm की कोई separate legal entity नहीं है, ठीक है। जबकि LLP जो है, it is considered as a body corporate. Body corporate मतलब एक ऐसी स्पेशल कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट जिससे अलग से, which is having separate legal entity into the eyes of law. Separate from whom? Separate from its partners. इसमें जो पार्टनर्स हैं वो अलग हैं और ये पार्टनरशिप फर्म कंपनी जैसे इसका सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस है। इट इज अ सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट। लॉ की नजरों में ये एक अलग बॉडी है, पार्टनर्स अलग हैं। तो इसको कभी देनदारियां चुकानी है तो इसके पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी। दैट्स व्हाई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। बोलिए ये डिफरेंस समझ में आया दोनों में? तो सर हम कैसे डिसाइड करें कि हमें एलएलपी वाली पार्टनरशिप खोलनी चाहिए या फिर हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली खोलनी चाहिए? तो सर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करेगा। क्या आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी चाहिए या फिर लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए? सर लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए तो फिर तो आप एलएलपी खोलोगे, ठीक है। क्या आपको बॉडी कॉर्पोरेट जैसे चाहिए? सर उससे फायदा क्या? सर उससे बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे नुकसान भी है। फायदे ये है कि बॉडी कॉर्पोरेट की देनदारियां उसकी खुद की होगी, आपको एक लिमिटेड से ज्यादा परेशान नहीं किया जा सकता उसकी लायबिलिटीज चुकाने को। दैट्स व्हाई लिमिटेड लायबिलिटी, नंबर 1। नंबर 2, सर यहां पर पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा हैं। जबकि यहां पर पार्टनरशिप में जो 1932 वाली है, अरे आप ओरल कॉन्ट्रैक्ट करके भी एक पार्टनरशिप बना सकते हो। जबकि यहाँ पर तो रजिस्टर हुए बिना कोई एलएलपी बनी नहीं सकती है, बिना रजिस्ट्रेशन के एलएलपी बनी नहीं सकती है। यहाँ पर बिल्कुल बन सकती है। तो आपको पेपर वर्क कम करना है, आपको कंप्लायंसेस कम करने हैं, तो आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जा सकते हैं। जबकि आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए कंपनी जैसा, जिसमें कंपनी से कम कंप्लायंस हो, भले ही पार्टनरशिप से ज्यादा कंप्लायंस हो, तो आप लोग किस में जा सकते हैं? आप एलएलपी खोलने में जा सकते हैं। प्रॉब्लम होगी, हर थोड़े टाइम में अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन उस प्रॉब्लम का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी। बोलो कुछ समझ में आ रहा है कि सर पार्टनरशिप 2 क्यों? अरे समय की रिक्वायरमेंट थी रे
कि एलएलपी खोली जाए, एलएलपी का फॉर्मेट लाया जाए। एलएलपी में पार्टनरशिप का भी बेस्ट पार्ट उठा के लाए हैं और कंपनीज का भी बेस्ट फीचर्स उठा के लाए हैं और एक नया बिजनेस फॉर्मेट तैयार किया है एलएलपी। जब हम लोग एलएलपी करेंगे तब वहां पर डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो अभी हम पार्टनरशिप की तरफ वापस आते हैं। देखो कौन सा लॉ गवर्न कर रहा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932। अभी क्या चल रहा है भाई? अक्टूबर चल रहा है। तो इसी महीने में 1 अक्टूबर को 1932 को ये एक्शन में आया था, फोर्स में आ गया था। ठीक है, इस एक्ट के आने से पहले, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के आने से पहले, द लॉ ऑफ पार्टनरशिप वाज रेगुलेटेड बाय जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वहां से इसके प्रोविजंस हटाए और नया एक्ट बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। पहले J&K में नहीं था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल दर्जा था, जो आर्टिकल 370 के अंडर मिला हुआ था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब वहां पर इंडिया के लॉज भी अप्लाई होने लग गए हैं। सो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। वहां पर भी इस एक्ट के अंडर लोग पार्टनरशिप खोल सकते हैं। ये तो हो गया बेसिक सा इंट्रोडक्शन इसका। ठीक है, अब कल हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डेफिनेशंस कुछ क्या क्या है, पार्टनर्स कौन होते हैं, फर्म क्या होती है, फर्म का नाम, एक्ट ऑफ द फर्म। उससे पहले हम ये भी देखेंगे, इसी दौरान हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन पार्टनरशिप में पार्टनर बनने की काबिलियत रखता है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू बी पार्टनर्स। कौन कौन कॉम्पिटेंट है पार्टनर्स बनने के लिए? हर कोई मुंह उठा के आएगा मुझे पार्टनर बना दो। अरे भाई तेरे में कॉम्पिटेंसी है क्या? एक माइनर आएगा पार्टनर बनने के लिए, अरे मुझे भी पार्टनर बनना है। तो क्या तुम माइनर को पार्टनर बना लोगे इन अ पार्टनरशिप फर्म? ये ध्यान रखना है, बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो हु ऑल आर कॉम्पिटेंट टू बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, ये हमको देखना रहेगा। पार्टनरशिप की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसमें से हम इसके बहुत सारे असेंशियल बातें निकालेंगे। यदि डेफिनेशन हम लोगों ने याद कर ली तो हमको इसमें से बहुत सारी चीजें, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ध्यान पड़ जाएगा। ये बहुत सारी चीजें ध्यान पड़ जाएगी। डेफिनेशन याद रख लेना, असेंशियल एलिमेंट्स आपको अपने आप मिलते जाएंगे। असेंशियल एलिमेंट्स आपको अपने आप मिलते जाएंगे एक छोटी सी डेफिनेशन से। फिर हम लोग को टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना रहेगा कि दो जने मिलके यदि कोई काम कर रहे हैं तो क्या वो पार्टनरशिप होगी या नहीं होगी। सो देयर इज अ टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। वो टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हमको बहुत ध्यान से पढ़ना रहेगा। एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरेटिकल भी आ जाता है, प्रैक्टिकल भी आने की संभावना रहती है। सो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या रहेगा? ठीक है, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्टनरशिप और कंपनी में क्या फर्क है। ठीक है, पार्टनरशिप और क्लब में क्या फर्क है, पार्टनरशिप और एचयूएफ में क्या फर्क है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या फर्क है, पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या फर्क है, पार्टनरशिप और एसोसिएशन में क्या फर्क है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आप सब ने जो 12th में है, उन्होंने 12th और 12th पास करके जो गए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बारे में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप जो विल पे नहीं है, फिक्स टर्म के लिए है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हमें अलग अलग पढ़ने रहेंगे। ठीक है, क्या माइनर की पोजीशन पार्टनरशिप में बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर जो है, इसमें से धार मार के खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इस एक्ट में। तो बहुत ध्यान से मेरे साथ में पढ़ना चालू करेंगे। कल हम लोग इसको पूरा फुल फ्लेजेड लेते हैं। मैं आपको यहाँ से चालू करूंगा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि डेफिनेशन और उसके एसेंशियल एलिमेंट से अपन चालू करेंगे। ठीक है, चलो भाई।
आज की क्लास यही खत्म की जाती है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है भाई, तो फिर कल से अपन लोग चालू करते हैं।